पूरा भारत सवाल पूछ रहा है कि वो क्या उस जज पे क्या न्याय का डंडा नहीं। ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार है, उतना ही राजनीति में भी भ्रष्टाचार है। अगर जनता को ये लगता है कि ये नेता चोर है, नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, जमीनें खा रहा है, ये जो माइंस में रेत बजरी खा रहा है, कि प्रमोद जैन भाया उसमें जो मुकदमे लगे, नरेश मीणा और अन्य वहां के जो छात्र राजनीति, युवा राजनीति, अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, उनको मरवाने के, उनको बचाने की उन्होंने मंच से बात करी। और वो डोटासरा कहता मैं मौर्य बुला दूंगा। डोटासरा जी आप वहां प्रमोद जैन भाया को बचाने के लिए किस तरह से मंच पर भाषण दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे प्रशासन को, पुलिस को, कि अगर किसी ने प्रमोद जैन भाया की तरफ आंख उठाए, प्रमोद जैन भाया के ऊपर हमला किया तो हमसे बुरा नहीं होगा। जब नरेश मीणा आम जनता के लिए लड़ाई लड़कर 29 मुकदमे खाकर 9 बार जेल जा सकता है, तो प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को मुझे कहा कि मैं 25 फरवरी को नगर फोर्ट थाने में हाजिरी लगाऊंगा। और कुछ लोग ऐसे थे, एक चैनल की वजह से मैं चुनाव हार गया था, नहीं तो मैं चुनाव जीता। वो चाहते हैं कि शायद वापस से मेरे साथ ऐसा कुछ हो और मैं जेल चला जाऊं। मेरा जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा जब तक मैं राजस्थान की सड़कों पर नंगे पैर पैदल जनता के बीच में जाऊंगा। राजस्थान भी नशाखोरी के और नशा का जो शौक है उसमें बर्बाद हो रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल कर कर वोट ले लेते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कई चेहरे उस समय के दिख रहे हैं जब मैंने छात्र राजनीति में राजस्थान विश्वविद्यालय में पैर रखा था। उस समय के भी हमारे सीनियर पत्रकार दिख रहे हैं, भाई अरविंद दिख रहा है, और बहुत सारे नए चेहरे भी दिख रहे हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबका स्वागत करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले जो दौर था, जो समझौता प्रकरण था, 8 महीने का जो मेरा विकट समय था जब मैं जेल में रहा, तब आप सबने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका निभाते हुए एक छात्र, एक युवा जो जनता की सेवा करने निकला है, और उसको जब जेल में डाला गया और जब राजस्थान नहीं देश की जनता ये देख रही थी कि इस व्यक्ति का जुर्म इतना बड़ा नहीं था जितना उसको सजा दी जा रही थी, और उसको लेकर देश की जनता जनार्दन, जो भी लोग उस प्रकरण को देख रहे थे, वह सब लोग अपने अपने तरीके से मेरे समर्थन में मदद कर रहे थे। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई सड़कों पर। उसी तरह से आप सब पत्रकार भाइयों ने भी इस युवा छात्र नेता नरेश मीणा को जिस तरह से आपने मुझे दिखाया, मुझे जगह दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं 14 तारीख को टोंक जेल से रिहा हुआ हूं। जिस दिन मैं रिहा हुआ उस दिन मेरा मन था, क्योंकि रिहा होने के पहले इस 8 महीने की जेल यात्रा के दौरान 25 फरवरी को विधानसभा घेराव को लेकर बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही थी, और वो शायद आंदोलन ऐसा होता जो एक व्यक्ति के जेल में रहने के बाद उसको छुड़वाने के लिए इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन इस राजस्थान में देखा जाता। लेकिन सरकार से समझौता होने के बाद में वो आंदोलन वापस ले लिया गया था, और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि जब मैं जेल से छूटूं तब वो सारे लोग जो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे, इस विकट समय में मेरे साथ खड़े थे, वो सब लोग को मैं चाहता था कि मैं जब जेल से निकलूं तो उन सब लोगों के दर्शन मैं करूं और वो टोंक जेल के बाहर मुझे आशीर्वाद देने आए। लेकिन माननीय न्यायालय ने, मैं हाई कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय न्यायालय ने, देर से हुआ लेकिन मेरे साथ न्याय किया और मुझे जमानत पर रिहा किया। और माननीय न्यायालय ने जमानत के साथ मुझे शर्त छोड़ा, मुझे कहा कि मैं 25 फरवरी को नगर फोर्ट थाने में हाजिरी लगाऊंगा, और दूसरा उसके साथ साथ माननीय कोर्ट ने कहा कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे यह लगे कि मैं कोई लड़ाई जीत के आया हूं या
मैं कोई जंग जीती है मैंने, और यही कारण था कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में मैंने सब लोगों को मना कर दिया, सबको कह दिया था कि भाई कोई भी जेल पे नहीं आएगा। और माननीय न्यायालय के आदेश की मैंने पूरी अक्षत उस दिन पालना करी है, और माननीय न्यायालय के आगे भी मैं पालना करता रहूंगा। ये जो घटनाक्रम था 14 के छूटने के बाद आज 18 तारीख हो गई है। मैंने पिछले 4 दिन में जो भी जितने भी पत्रकार बंधु मेरे पास आए, वो जो डिजिटल मीडिया वाले आए, जो भी मेरे पास आए, मैंने सब पत्रकार भाइयों को, सब साथियों को जितना समय उन्होंने मांगा वो मैंने दिया। एक दिन तो मैं दिन के 12 बजे बैठा और रात को 7 बजे तक मैंने सभी पत्रकार भाइयों को पूरा समय दिया। जो लोग आप सब जब भी मुझे चाहेंगे मैं आप सबके सामने रहूंगा, और ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप सबका आशीर्वाद, जो मेरी सोच है, जो मेरा विचार है, जिस मार्ग पे मैं अगर आगे जा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि वो मेरा मार्ग ठीक है, जिस रास्ते को मैं चुनने जा रहा हूं वो अगर रास्ता ठीक है, तो आप मुझे पूरा आशीर्वाद देना। और अगर कहीं मैं गलत हूं तो मुझे आप सबको ये छूट देता हूं कि आप मेरे को जिस तरह से भी आलोचना करें, उसके लिए भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं। लेकिन मीडिया में भी मैं नाम नहीं लूंगा, पर कुछ लोग ऐसे थे, एक चैनल की वजह से मैं चुनाव हार गया था, नहीं तो मैं चुनाव जीत जाता। उनको उस तरह से नहीं करना चाहिए था। मैं एक टीवी चैनल, नेशनल चैनल को अभी देख रहा था, और मैंने सुना और मैं देख रहा था कि वो जिस तरह से उन्होंने यूट्यूब पे एक अभी वीडियो डाला था कुछ देर पहले, वो न्यूज इस तरह से बनाई गई थी कि वो चाहते हैं कि मैं फिर से जेल चला जाऊं। जो अभी एक आरपीएस अधिकारी के लिए मैंने जो बोला था, उसको उन्होंने जिस तरह से पेश किया, वो चाहते हैं कि शायद वापस से मेरे साथ ऐसा कुछ हो और मैं जेल चला जाऊं। मैं ऐसी अपेक्षा आप लोगों से नहीं करूंगा। मैं पिछले 4 दिन से इस समझौता प्रकरण को लेकर और जेल जाने को लेकर ये सारी बातें आप लोगों तक कह चुका हूं, और ये सारी बातें जो लोग समझौता प्रकरण को सुनना चाहते थे या जेल के मेरे एपिसोड को लेकर सुनना चाहते थे, उन तक बात पहुंच चुकी है। इस दौरान जितने लोगों ने मेरी मदद करी, जिन लोगों की जो भूमिका रही, उसको मैंने खुलकर आप लोगों के बीच में रखा है। आज मेरे लिए समझौता का अध्याय एक पुराना अध्याय हो गया, और आज मैं एक नए अध्याय की शुरुआत करने आप लोगों के बीच में आया, और आप सबको मैंने आमंत्रित किया है, और जिस संख्या में आप यहाँ पधारे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। मैंने आज आपको आमंत्रित किया है कि मैं 20 तारीख को जयपुर से सुबह 7 बजे निकलूंगा और मेरे गांव पहुंचूंगा 12 में, मेरे निवास स्थान पर। अभी मैं जेल से आने के बाद मेरे माता पिता से नहीं मिला हूं। गांव जाकर मैं अपने मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उनका आशीर्वाद लूंगा, उनका चरण स्पर्श करूंगा, और उसके बाद मैं राजस्थान के बॉर्डर पर, राजस्थान के अंतिम छोर पर स्थित झालावाड़ जिले की मनोर थाना विधानसभा के पवित्र धाम, पवित्र स्थान कामखेड़ा बालाजी से एक जन क्रांति यात्रा, पैदल मार्च मैं आरंभ करूंगा। ये पैदल यात्रा, एक पैदल मार्च आरंभ करने का स्थान तो मैंने आपको कामखेड़ा बालाजी का बताया है, लेकिन ये कहां कहां जाएगा, कितने दिन चलेगा, ये अभी मुझे खुद को भी पता नहीं है। इसलिए मैंने उसका ना पॉइंट दिए हैं, ना जगह दी है, ना कितने दिन ये यात्रा चलेगी, ये नहीं बताया है। लेकिन जो आशीर्वाद मिलेगा, जो जनता का प्यार मिलेगा, और जब तक मिलता रहेगा, जब तक मेरा जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, जब तक मैं राजस्थान की सड़कों पर नंगे पैर पैदल पैदल जनता के बीच में जाऊंगा। ये यात्रा का नाम मैंने जन क्रांति यात्रा रखा है। इस यात्रा में मैंने एक फोटो भी रखी है, जो फोटो शहीद भगत सिंह की है। शहीद भगत सिंह के साथ साथ
मैंने इंकलाब का नारा इसमें रखा है। शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया था। वो भगत सिंह अगर ये सोचता कि मेरे फांसी के फंदे पर चढ़ जाने के बाद, मेरी कुर्बानी देने के बाद अगर ये भारत अगर जो आज की स्थिति में ऐसा होगा, तो मुझे नहीं लगता आज भगत सिंह जी पछता रहे होंगे। दुख हो रहा होगा कि मैंने ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था जिसके लिए मैंने कुर्बानी दी थी। भगत सिंह ने सोचा था, भगत सिंह ने विचार था, भगत सिंह की सोच थी। और मैं इस क्रांति यात्रा के माध्यम से पूरे राजस्थान में युवाओं में, देश के युवाओं में जो लोग भगत सिंह को चाहते हैं, भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में, आज के युग में वापिस से भगत सिंह को जिंदा करने की जरूरत है। भगत सिंह के सोच को, भगत सिंह के विचारों को एक एक युवा, एक एक छात्र तक पहुंचाने की हमें जरूरत है। ये जन क्रांति यात्रा उसी तरफ आगे बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि गांव गांव, घर घर में भगत सिंह पहुंचे, भगत सिंह की सोच पहुंचे, भगत सिंह का विचार पहुंचे। उसको लेकर ये यात्रा मैं कर रहा हूं। भगत सिंह का सपना था भारत धर्मनिरपेक्ष बने, समाजवादी व्यवस्था हो, सभी का सामाजिक और आर्थिक सबको न्याय मिले, सभी समाजों को एक जैसा देखा जाए। भगत सिंह ये भी चाहते थे कि राजनीति और धर्म अलग अलग रहे। भगत सिंह राजनीति को और धार्मिकता को एक साथ नहीं देखना चाहते थे। आज जरूरत है इस क्रांति की कि जिस तरह से पंजाब बर्बाद हुआ, आज उसी तरह से राजस्थान भी नशाखोरी के और नशा का जो शौक है उसमें बर्बाद हो रहा है। हम शहरों में भी देख रहे हैं और गांवों में भी मैं देख रहा हूं। जिस इलाके से मैं आता हूं वहां अफीम की खेती होती है और वहां चित्तौड़ में अफीम की खेती होती है। आज से मैं 20 साल पहले देखता था कि हमारे यहाँ जब इसका स्मैक का, नशे का चलन हुआ, उन घरों को मैंने देखा, उन परिवारों को मैंने देखा जो लोग इस नशा के जंजाल में फंस गए। वो लोग, जो बच्चे, जो युवा साथी जो नशा करने लग गए, वो खुद बर्बाद नहीं हुए, खुद मृत सैया पे नहीं गए, बल्कि उनके परिवार भी नष्ट हो गए। उनके गांव जहां वो रहते हैं, उनके आसपास का क्षेत्र भी नष्ट हो गया। केवल नशा से उनका शरीर खत्म नहीं हुआ, बल्कि नशा के साथ साथ, उनके शरीर के साथ साथ, वो लोग जब उस नशे की पूर्ति करने के लिए उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत होती, तो उसके बाद वो क्राइम के क्षेत्र में चले जाते हैं, चोरियां करते हैं और अन्य कर्म को करने लग जाते हैं। मैंने जेल में भी देखा, जेलें नशा से जो पीड़ित लड़के नशा करके जो आदि नशे के हो गए, उनसे जेलें भरी हुई है। मैं चाहता हूं, आज भगत सिंह को बहुत दुख होता, आज भगत सिंह सोच रहा होगा कि मैंने ऐसे भारत के लिए फांसी का फंदा गले में नहीं लगाया जिस भारत में आज मानवता खत्म हो गई। हत्यारे वो नहीं है जो गोली मार के किसी को हत्या करे, हत्यारे वो सारे लोग हैं जो मिलावटखोरी में हैं, जो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, जो सब्जियों में केमिकल मिला रहे हैं, जो फ्रूट में केमिकल मिला रहे हैं, जो मिठाइयों में केमिकल मिला रहे हैं, जो लोग खाद बीज में केमिकल मिला रहे हैं, ये लोग जहर को परोस रहे हैं, हजारों लोगों की ये लोग बलि ले रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि पंजाब में जिस तरह से नशा जब गया, तो पंजाब में कैंसर की ट्रेनें भर भर के और आने लगी है। आज मैं देख रहा हूं गांव में 70 साल से बुजुर्ग कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। आज गांव में जब हमारी बारात देखते थे तो हम देखते थे कि लोग बाग पगड़ियां बांध के धोती कुर्ते पहनकर बारातों में जाते थे, लेकिन गांव में आज 70 साल के आदमी देखने के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कैंसर फैल रहा है राजस्थान में, जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, उससे राजस्थान और देश बर्बाद हो रहा है। और जिन लोगों पर यह जिम्मेदारी बनती थी, आज हम सोचते हैं कि जो सफेद पोश नेता, जो लोग राजनीति में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर वोट ले लेते हैं, लोगों से कहते हैं हम गरीब को गणेश मानेंगे, सब लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, वो इस सबसे ज्यादा इस देश को, इस हमारे प्रदेश को खा रहे हैं। इसलिए ये क्रांति यात्रा में निकाल रहा हूं। आज जरूरत है इस राजस्थान में एक ऐसी क्रांति की जब हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका में
न्यायपालिका में जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, उस न्यायपालिका में एक हाई कोर्ट का जज, उसके मकान में पैसों के बंडल मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं। पूरा भारत सवाल पूछ रहा है कि वो क्या उस जज पे क्या न्याय का डंडा नहीं चलेगा क्या? मैं तो जानता हूं कि न्याय की सबसे बड़ी अदालत जनता है, और उससे भी बड़ी अदालत आदमी के मरने के बाद ईश्वर के दरबार में, भगवान के दरबार में, उससे लोगों को डरना चाहिए, उसके न्याय से डरना चाहिए। ये मेरा मकसद है, ये मेरी सोच है। मैं सड़क पे निकलूंगा, कितने लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, कितने लोग मेरे साथ आएंगे, वो तो समय बताएगा। जिनको लगता है कि मैं सच्चाई पे चल रहा हूं, ईमानदारी पे चल रहा हूं, वो लोग मेरी मदद करने जरूर आएंगे। मैं चाहता हूं कि राजस्थान की राजनीति बदले, राजस्थान की व्यवस्थाएं बदले, सिस्टम बदले। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लोग थानों में, तहसीलों में, ग्रामीण एरिया में, सब जगह भ्रष्ट लोग बैठे हैं। अरे ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई खड़ा होने लगता है तो एक बहुत बड़े तबके, बहुत सारे लोग उनको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि कई नेता, कई राजनीति के लोग, समाज सेवी लोग भी उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। आज मैं देख रहा हूं, जितने ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार है, उतना ही राजनीति में भी भ्रष्टाचार है, उतना ही एनजीओ में भी भ्रष्टाचार है। जो समाज सेवा के नाम पे एनजीओ चलाते हैं, उनमें भी अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से पूछोगे तो वहां भी कहीं से कहीं भ्रष्टाचार का मामला वहां पे भी बैठा हुआ है। मैं इस भ्रष्ट सिस्टम को खिलाफ, मैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, इस मिलावटखोरी के खिलाफ मैं ये जन क्रांति यात्रा राजस्थान में निकाल रहा हूं। ये यात्रा मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से अपील करूंगा कि अब जनता को सड़कों पर उतरने की जरूरत है। अब जनता को इन भ्रष्ट अधिकारियों के, इन भ्रष्ट नेताओं के गाल पे तमाचे मारने की जरूरत है। अब इन नेताओं को माला पहनाने की, वोट देने की जरूरत नहीं है। अगर जनता को ये लगता है कि ये नेता चोर है, नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, जमीनें खा रहा है, ये जो माइंस में रेत बजरी खा रहा है, तो जनता समाज को सड़कों पे आना होगा। अरे इनको वोट मत दो, इनको जूते दो, इनको माल जूतों की माला पहनाओ। और अगर जनता को लगता है कि ये जो लोग ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं, जो लोग ईमानदार है, उनको जनता को आगे बढ़ाना चाहिए, जनता को आशीर्वाद देना चाहिए। मैं देख रहा हूं एक राजस्थान की राजनीति में मुझे ज्यादातर नहीं दिखता, लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक व्यक्ति से मैं आज प्रभावित हूं। केवल राजस्थान की राजनीति में एक व्यक्ति से मैं प्रभावित हूं। एक मेरे विधायक रिश्तेदार ने मेरे से कहते थे, मैं एक बार जब उनके गांव जाता था, वो कहते थे, नरेश हमारे जमाने में 200 विधायक जब खड़े रहते थे, 200 एमएलए जब लाइन में रहते थे, तो हम बात करते थे, हम कहते थे कि वो जो फलाना एमएलए है वो तबादलों में पैसे लेता है, वो भ्रष्टाचार करता है। लेकिन आज नरेश ऐसा कंडीशन हो गई कि 200 एमएलए खड़े रहते हैं, उन 200 एमएलए में ये ढूंढना पड़ता है कि ईमानदार एमएलए कौन है। उन 200 में से शायद ही कोई आज ईमानदार मिले। इसलिए वापिस से लोग, जनता को खड़ा होना पड़ेगा, जनता को तैयार रहना पड़ेगा, और जनता को इनको सीख और सबक सिखाने के लिए मैं ये जन क्रांति यात्रा निकाल रहा हूं। आज मैं जब राजनीति में जो बात आती है, ये दुर्भाग्य मैं आप सब पत्रकार साथियों से कहता हूं कि मुझे राजनीति में आज कोई आदर्श दिखता है। राजस्थान की राजनीति में एक डेड हॉनेस्ट, एक ईमानदार व्यक्ति आज भी अगर राजनीति में राजस्थान की में दिखता है तो उसका नाम है भरत सिंह कुंदनपुर। भरत सिंह कुंदनपुर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, पंचायत राज के मिनिस्टर रहे, वो जब सरपंच से लेकर मंत्री तक पहुंचे, सरपंच बने, प्रधान बने, प्रमुख बने, जिला प्रमुख बने, एमएलए बने और मंत्री रहे। और जब वो पिछली बार जब उनको लगा कि मैं पंच नहीं था, तो पंच का भी चुनाव अपनी पंचायत से जीते, पंच बने, उनकी पत्नी सरपंच बनी। और वो व्यक्ति के हालात में अभी देखता हूं, उस डेड ऑनेस्ट ईमानदार भरत सिंह चिल्ला चिल्ला के कहते रहे, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है। अभी मैंने देखा, जब मैं जेल में था, एक तिरंगा यात्रा निकालने के नाम पर, एक संविधान बचाने के नाम पर 12 जिले में एक रैली हुई, उसमें कांग्रेस के नेता गए। उन्होंने ना संविधान बचाने की बात करी, उन्होंने ना तिरंगा यात्रा की बात करी, उन्होंने ना भारत कैसे आगे जाएगा, राजस्थान कैसे आगे जाएगा, इसकी बात नहीं करी। उन्होंने बात करी कि प्रमोद जैन भाया उस पर जो मुकदमे लगे भ्रष्टाचार के, उस पर मुकदमे लगे कातिलाना हमला करवाने के, उस पर जो मुकदमे लगे नरेश मीणा और अन्य वहां के जो छात्र राजनीति, युवा राजनीति, अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, उनको मरवाने के, उनको बचाने की उन्होंने मंच से बात करी। और वो डोटासरा
जो कहता मैं मौर्य बुला दूंगा। डोटासरा जी, आप वहां प्रमोद जैन भाया को बचाने के लिए किस तरह से मंच पर भाषण दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे प्रशासन को, पुलिस को, कि अगर किसी ने प्रमोद जैन भाया की तरफ आंख उठाए, प्रमोद जैन भाया के ऊपर हमला किया तो हमसे बुरा नहीं होगा। आदरणीय डोटासरा जी, प्रमोद जैन भाया को तो जेल जाना ही पड़ेगा। जब नरेश मीणा आम जनता के लिए लड़ाई लड़कर 29 मुकदमे खाकर 9 बार जेल जा सकता है, तो प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसने कानून को हाथ में लिया, उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट चोर को गिरफ्तार करे, उस प्रमोद जैन को गिरफ्तार करे जिसने गौशाला के नाम पर, धर्म के नाम पर पैसा कमाया, जिसने दूध बांटने के नाम पर हॉस्पिटलों में पैसा कमाया, जिसने पीडब्ल्यूसी से खान को खा गया, उस प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी की मैं मांग करता हूं। जिस प्रमोद जैन भाया ने कलेक्टर, 12 जिले के जिला कलेक्ट्री, जहां कलेक्टर बैठता है, जहां एसपी बैठता है, और कांग्रेस के राज में जो गौ माताओं के लिए 100 बीघा जमीन थी, गौ माताओं के लिए 100 बीघा जमीन थी, गौशाला थी, उसके 100 करोड़ की मिट्टी निकाल निकाल कर बेच दी। उस प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी की मांग नरेश मीणा करता है। मैं आज राजनीति को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता, और ना ही मैं सम्राट और ये जो पिछला दौर है उसको लेकर मैं बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मैं एक नया अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं। सच्चाई से, ईमानदारी से आगे रास्ता मुझे तय करना है। मैं मेरे साथियों से, जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि नरेश मीणा के साथ साथ अगर आपको रहना है, तो नरेश मीणा के अगर आपको साथ रहना, तो आपको भी संकट झेलने पड़ेंगे। आपको भी जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी मुकदमे खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी आर्थिक नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से नरेश मीणा ने पिछले 20-25 साल से परिवार को छोड़ रखा है, बच्चों को छोड़ रखा है, उसी तरह से अगर आप नरेश मीणा का साथ देना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो आपको भी उसी तरह से मेरे साथ रहना होगा। संकट भी आएंगे, लोग आपको कुचलेंगे भी सही, मुकदमे भी लगाएंगे, जेल भी भेजेंगे, आर्थिक रूप से नुकसान भी करेंगे, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिकने देंगे, उनको सबको खत्म कर देंगे। मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं, और जब मैं 20 तारीख को सुबह 7 बजे जयपुर से रवाना होऊंगा, शिवदासपुरा, टोंक उनियारा होके, इंद्रगढ़ लाखेरी होते हुए, इटावा होते हुए, मांगरोल होते हुए, अटरू होते हुए मेरे गांव जाऊंगा। इस दौरान जो भी साथी, युवा साथी जो सक्षम हैं, मैं किसी को आज कोई 1 रुपए का डीजल नहीं भराता, ना पहले भराता था, ना एक गाड़ी में कोई किराया दूंगा। और मैं ये भी कहता हूं कि जो लोग मेरे साथ मेरे गांव चलना चाहते हैं, मेरे घर चलना चाहते हैं, मेरे घर पर उन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं होगी, मेरे पास उनको खाना खिलाने के कोई पैसे नहीं होंगे। जो लोग मेरे साथ गांव चलना चाहते हैं, इस जन क्रांति यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, वो तमाम लोग, वो तमाम साथी अपनी अपनी व्यवस्था से चले। अगर उनको खुले नील के बादलों के नीचे सोना पड़े तो उनको सोना पड़ेगा। उनको हम इस क्रांति यात्रा में 30 किलोमीटर पर डे पैदल चलेंगे। जो सारे लोग मेरे साथ चले, वो वही चलेंगे जो पैदल चलेंगे, कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, कोई ऐशो आराम के लिए नहीं, ये वीआईपी कल्चर की क्रांति रैली नहीं है, ये तो संघर्ष की रैली होगी। जिस तरह से भगत सिंह ने फांसी का फंदा इसलिए लगाया कि मैं देश के लाखों करोड़ों युवाओं को फंदा लगाकर फांसी पर झूल कर ये प्रेरणा देना चाहता हूं, ये जगाना चाहता हूं कि जब भगत सिंह फांसी पर खुशी से चढ़ गया भारत को आजाद कराने के लिए, तो है युवा साथियों, छात्र साथियों, तुम भी भारत को आजाद कराने के लिए मुकदमों से मत डरो, जेल जाने से मत डरो, कुर्बानियां देने से मत डरो। उसी तरह से जो मेरे साथ लगना चाहते हैं, उनको भी नरेश की तरह कुर्बानियां देनी पड़ेगी, नरेश की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपसे पत्रकार साथियों ये भी कहना चाहता हूं कि अभी मैं केवल जमानत पर आया हूं,
और पिछले 4 दिन से मैं जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिस तरह से मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं, मुझे कल इस तरह सा मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर से मुझे जेल डाल दिया जाएगा और शायद इस बार लंबा तावीज भर के लंबी जेल यात्रा मेरी करवाई जा सकती है। पर मुझे चिंता इस बात की नहीं है। मैं 8 महीने जेल में रहा, मेरे को छुड़ाने जो जाते थे, मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि मुझे छुड़ाओ। मैंने मेरे घर वालों से कहा, मेरे साथियों से कहा, नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए किसी नेता के दरबार में, किसी व्यक्ति के दरबार में कहीं मांगने मत जाओ, भीख मत मंगाओ मेरे लिए। मैंने तो यहां तक कहा, मुझे कोर्ट में भी आप मेरी जमानत मत लगाओ, जब तक एक केस चलेगा, जब तक इस केस का फैसला आएगा, जब तक मुझे इस जेल में पड़े रहने दो। क्योंकि क्रांति जब भी आती है, क्रांति बलिदान मांगती है, क्रांति त्याग मांगती है। क्रांति ऐसे 8 महीने की जेल जाने से, डर जाने से नहीं आएगी। अगर ऐसे 8 महीने जेल जाने से क्रांति आ जाए तो नेल्सन मंडेला से बरसों तक जेलों में रहा, कई महान पुरुष जेलों में रहे, वो क्रांति नहीं ला पाते। इसलिए क्रांति लाने के लिए वो सारे जो संकट आने वाले हैं उनके लिए तैयार हो। इसीलिए आज मैंने आप सबको आमंत्रित किया था। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आपका इस छोटा युवा साथी, छात्र साथी जिसके पास कुछ नहीं है, वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा है जिसमें आप लोगों का भी मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका भी प्यार मुझे चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, ऐसा मौका नरेश मीणा पत्रकार भाइयों, वैसे तो ये बात समाज से की जाती है, परिवार से की जाती है, पर आप सब भी मेरे साथी हो, परिवार हो। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं शायद आपको भी कहीं न कहीं लग रहा होगा कि सच है। जब आपकी परिवार में, जब किचन में जब फल फ्रूट देखते होंगे या सब्जियों को देखते होंगे तो आप भी कहते होंगे कि गर्म करो, इनको साफ करो। दूध को जब आप आता है आपके घरों में, उसको आपके घी आता है, उसको आज कोई भी चीज सच नहीं है, सब मिलावट है। ये दौर ही मिलावट का है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, ये मिलावट का दौर है और इस दौर को खत्म करने के लिए कोई न कोई क्रांति लानी पड़ेगी। एक बार हमें उम्मीद जगी थी, देश में उम्मीद जगी थी। जब अन्ना हजारे दिल्ली में जब धरना देकर बैठे थे, तब इस देश में एक उम्मीद जगी थी कि कुछ नया इस देश में होगा, लेकिन ढाक के 3 पात कुछ नहीं मिला। कोशिश करूंगा ईमानदारी से, जिस रास्ते पे, जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, अंतिम सांस तक उसके लिए प्रयास करूंगा और अंतिम सांस तक उसके लिए लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम।